समायोजन, एडजस्टमेंट। देखिएगा, समायोजन में सबसे पहले आपका मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग 1908 में क्लिफोर्ड वियर्स ने किया था, और उनकी एक पुस्तक थी दोस्तों जिसका नाम था ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ। इसके अंतर्गत उन्होंने इस पुस्तक के परिणाम स्वरूप अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिसर की स्थापना की, और इसके मुख्य रूप से 3 कार्य हैं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। तो ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है, सबसे पहले 1908 में क्लिफोर्ड बियर्स नाम के एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा दिया गया था। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों जिसका नाम था ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। उसके अंतर्गत इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, और इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों इस पुस्तक के लिखने के बाद अमेरिका में उन्होंने एक मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की एक परिसर की स्थापना की थी। और मुख्य रूप से 3 काम थे इनके। देखिएगा, पहला था मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, दूसरा मानसिक रोगों की रोकथाम, और तीसरा था मानसिक रोगों का उपचार। ये 3 कार्य थे क्लिफोर्ड बियर्स की, जो ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो एक परिसर था इसके अनुसार। अब देखिएगा, जो आपका मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो क्या होता है। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य मानसिक रोगों एवं दोषों का अभाव, यानी हमारे मन में ना कोई ऐसे रोग होने चाहिए, ना कोई दोष होने चाहिए, उनका अभाव ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। तथा मानसिक कार्य व्यवस्था के उचित संचालन से है। हमारा मानसिक जो संतुलन है वो ठीक हो, हमारा मन जो दिमाग है वो अच्छी तरीके से कार्य करे, मानसिक कार्य व्यवस्था उचित रूप से हो। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसके व्यवहार में संयम होता है, संतुलन होता है और एकरूपता पाई जाती है। आकांक्षा का स्तर है जो उसका वो उच्च होता है, उच्च आकांक्षाएं होती हैं, सकारात्मक सोच पाई जाती है, स्वतंत्र निर्णय की क्षमता पाई जाती है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है वे हमेशा मानसिक रोगों के शिकार रहते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं। आकांक्षा की कमी उनमें पाई जाती है। जो अस्वस्थ होते हैं उनमें दोस्तों आकांक्षा की कमी पाई जाती है। मानसिक रोगी होते हैं जो ईर्ष्या करते हैं, द्वेष और बदले की भावना उनमें पाई जाती है, अंधविश्वासों के शिकार हो जाते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले होते हैं। तो साफ आपको इसमें अंतर स्पष्ट हो गया होगा। जो मानसिक स्वास्थ्य है जिस व्यक्ति का ठीक, वो तो आप सभी ने देखा, उसका स्वतंत्र निर्णय क्षमता होगी, सकारात्मक सोच होगी और उसके व्यवहार में संयम और संतुलन होगा। वहीं इसके विपरीत जिसके मानसिक रोगी है उसका ईर्ष्या रहेगी, द्वेष रहेगा, हीन भावना रहेगी, अंधविश्वास का शिकार होगा। ये सभी होता है। आगे देखिएगा दोस्तों, अब देखिए उस समायोजन जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसको हम पढ़ते हैं। समायोजन की प्रक्रिया से तात्पर्य है व्यक्ति आवश्यकताओं व उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल बैठा सके, तालमेल स्थापित कर सके। जो व्यक्ति इन दोनों के बीच तालमेल नहीं स्थापित कर पाता है, ऐसा व्यक्ति तनाव, चिंता, कुंठा आदि का शिकार हो जाता है और असामान्य व्यवहार करने लगता है। दोबारा से देखिएगा दोस्तों, समायोजन भाई साहब एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ में जो व्यक्ति होता है, जो उसकी आवश्यकता हुए और उनको पूरा करने वाले जो साधन हुए, आवश्यकताओं की पूर्ति के जो संसाधन हैं, जो परिस्थिति हैं, उनके बीच में जब तालमेल ठीक है जाए, संतुलन बैठ जाए, तब तो आपको समायोजित व्यक्ति समझेंगे। और देखिएगा भाई, जिन लोगों का जो समायोजन है वो नहीं हो पाता है, वे क्या करते हैं, वो चिंता करते हैं, तनाव में रहते हैं, कुंठा आदि शिकार हो जाते हैं, असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। इसी असामान्यता की स्थिति में कुछ समायोजन होता है, यानी मानसिक रोग ग्रस्त व्यक्ति, इसे हम कहते हैं मानसिक रोग ग्रस्तता।
तो आपने समझ लिया, एक तो समायोजित व्यक्ति है और एक असमायोजित है। तो असमायोजित जिसे कहते हैं उसे कुसमायोजन कहते हैं। और अथवा में देखो आपने यहाँ पढ़ा था मानसिक रोग ग्रस्तता इसे कहते हैं। वैसे शब्दावली से ही स्पष्ट परिभाषा हो रही है, ज़्यादा डीपली नहीं समझाएंगे। देखो मानसिक रोग क्या होते हैं? तनाव, दुश्चिंता, दबाव और भगनासा और कुंठा, आपका और द्वंद्व है, संघर्ष है, ये सभी रहते हैं मानसिक रोग के एक प्रकार हैं। तनाव होता है, व्यक्ति तनाव में रहता है, बेमतलब में एंग्जायटी होता है उसे, और दुश्चिंता हो रहती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, ये सब होता है, स्ट्रेस रहता है, दबाव रहता है। ये आपके सभी मानसिक रोगों के ही प्रकार हैं। बेमतलब की चिंताएं करना इत्यादि, प्रेशर में रहना इत्यादि। आगे देखो भाई, अब सभी जितने भी मानसिक रोग हैं उनकी एक एक की परिभाषा हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले भाई देखो टेंशन को पढ़ रहे हैं। तनाव जिसे कहते हैं, व्यक्ति जब समय, स्थिति और आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, यानी जब व्यक्ति यह समय पर कार्य नहीं कर पाता है, परिस्थिति के अनुसार और आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं होता है, तो वह असफल हो जाता है और तनाव में रहता है, तनाव का शिकार हो जाता है। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो वह असफल हो जाता है, तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। वही दुश्चिंता क्या होती है? दुश्चिंता जब अचेतन मन में दमित इच्छा चेतन मन में आने का प्रयास करती हूँ। जब हमारे अचेतन मन में जो भी दबी हुई इच्छाएं हैं, दमित इच्छाएं हैं, वे जब हमारे चेतन मन में आने का प्रयास करें तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। यानी हम जब पुरानी बातों को याद रखते हैं जिन्हें हम जानबूझकर दबाए बैठे हैं अपने मन में, और फिर से वो दोबारा हमें जब याद आती हैं बातें तो हम चिंता करने लगते हैं, दुश्चिंता हो जाती है। यही आपका दुश्चिंता है। दबाव क्या होता है? सफलता व असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के समय दबाव उत्पन्न होता है। सफलता व असफलता, जब व्यक्ति पर चाहे सफलता हो उसने प्राप्त की हो या असफल हो गया हो, या आत्मसम्मान को जारी बनाए रखने के लिए उस पर कोई भी उसकी रक्षा के समय दबाव उत्पन्न होता है, स्ट्रेस उस पर आता है। यही आपका दबाव है। वही देखो अगली शब्दावली है भग्नाशा। भग्नाशा क्या होती है? बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो वह निराश हो जाता है। इसी निराशा को मनोवैज्ञानिक भाषा में भग्नाशा या कुंठा कहते हैं। मतलब सीधी बात है, जब भी कोई व्यक्ति बार बार कोई प्रयास कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है, असफल हो रहा हो बार बार में, तो भाई देखो जो भी इंसान है, व्यक्ति है, वो निराश हो जाता है। और इसी निराशा को मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? भग्नाशा कहते हैं और कुंठा कहते हैं। वही द्वंद्व क्या होता है? जब एक साथ दो अवसर आ जाए, मतलब एक साथ दो असमान परिस्थिति आ जाए, सीधी बात तो ये है, एक साथ दो अवसर आ जाएं और चयन किसी एक का करना होता है, तो मस्तिष्क में द्वंद्व या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं इसमें जाऊं या इसमें जाऊं, या इसे सेलेक्ट करूं या इसे सेलेक्ट करूं। यानी चुनाव करने में, व्यक्ति चयन करने में चिंतित हो जाता है। एक तरीके से उसके सामने ये संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, द्वंद्व आ जाता है, दो समान चीज़ें उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं। तब द्वंद्व के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? देखिएगा, सबसे पहले है आपका उपागम उपागम द्वंद्व। उपागम उपागम द्वंद्व, अब सीधी बात है, ऐसे उपागम जो दोस्तों ये उपागम शब्द है, इसको तो आप सकारात्मक के रूप में याद रखो। वही परिहार जो शब्द है, इसको आप नकारात्मक के रूप में समझो। देखो, उपागम उपागम मतलब सकारात्मक सकारात्मक, दोनों जब सकारात्मक रूप हो, दोनों अच्छी चीज़ हो उस व्यक्ति के सामने, तो उनमें से एक का चयन करना हो।
तो वो आपका सकारात्मक हो जाएगा। उदाहरण के लिए समझें, जैसे दोनों लड़कियां सुंदर हैं और आपको शादी करनी है, तो शादी करने के लिए आप सोचोगे शादी करूं तो किससे करूं, वही उपागम उपागम दोनों सकारात्मक आपका द्वंद्व हो जाएगा। वही परिहार परिहार द्वंद्व क्या होता है भाई, देखो परिहार शब्द से समझ रहे हो नकारात्मक, दोनों ही चीज नकारात्मक हो, इधर गिरे तो कुआं इधर गिरे तो खाई, अर्थात ना तो हम इसमें जा सकते ना ही उसको जा सकते, अर्थात हम ना ये काम करना चाहते ना ही वो काम। दोनों जब खराब चीज़ें आपके सामने आ जाएं, आप उनसे नफरत करते हो और आप ना इधर जाना चाहते हो ना उधर जाना चाहते हो, बोले तो इधर गिरे तो कुआं उधर गिरे तो खाई, ये जब स्थिति आ जाए तो आपका नकारात्मक नकारात्मक हो जाएगा, परिहार परिहार द्वंद्व हो जाएगा। उपागम परिहार मतलब समझ सकते हो, एक एक साइड सकारात्मक होगा एक साइड नकारात्मक होगा। तो हम देख सकते हो उदाहरण की तरह, लड़का अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है, जबकि पिताजी उसकी अपनी पसंद के अनुसार उस लड़की से शादी करवाना चाहते हैं। तो देखो एक और तो उनकी खुद की पसंद है, एक और पिताजी की, तो ये आपका सकारात्मक नकारात्मक हो गया। अब देखो आगे हम पढ़ने वाले हैं मानसिक मनोरचनाओं को, किन्हें पढ़ने वाले हैं, मानसिक मनोरचनाएं या समायोजन तंत्र। हम समायोजन तंत्र को पढ़ने वाले हैं और इसके और भी नाम है, देखो एक तो हो गया मानसिक मनोरचनाएं, दूसरा समायोजन तंत्र हो गया। आप इसे आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाएं कह सकते हो, या रक्षात्मक युक्तियां कह सकते हो, या सुरक्षात्मक युक्तियां कह सकते हो, प्रतिरक्षण प्रणाली कह सकते हो, रक्षा तंत्र कह सकते हो, रक्षा कवच कह सकते हो। तो भाई नाम तो याद करने पड़ेंगे। बेसिकली आपको समायोजन तंत्र याद रखना है, मानसिक रचना याद रखना है, बाकी आपको इनको भी याद रखना पड़ेगा। आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकी भी हम समायोजन तंत्र को ही कहते हैं, बाकी रक्षात्मक युक्ति भी हम समायोजन तंत्र को ही कहते हैं, सुरक्षात्मक युक्ति भी हम समायोजन तंत्र को ही कहते हैं। रक्षात्मक हो गया, सुरक्षात्मक हो गया, आत्म सुरक्षा हो गया, जितने भी रक्षात्मक सुरक्षात्मक वगैरह हैं अभी, और ये सभी समायोजन के ही प्रकार हैं। वही प्रतिरक्षण हो गया, खुद की रक्षा, प्रतिरक्षण, रक्षा तंत्र, जितने भी रक्षा वाले शब्द आ रहे हैं तो कि मोस्टली आपको याद रखना है, ये रक्षा वाले शब्द समायोजन से संबंधित हो गए। देखिए वैसे तो आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। आगे देखो मानसिक मनोरचनाएं की परिभाषाएं देखें। यह मानसिक मनोरचनाएं वे साधन हैं जिनको व्यक्ति तनाव, चिंता व कुंठा आदि से बचने, उनके साथ समायोजन स्थापन करने के लिए उपाय के रूप में अपनाता है। मानसिक मनोरचनाएं वे साधन होती हैं जिनको व्यक्ति तनाव, चिंता, कुंठा आदि से बचने के लिए, उनके साथ समायोजन करने के लिए उपाय के रूप में व्यक्ति सोचता है, उपाय के रूप में उसे अपनाता है। मतलब ना तो भाई उसे टेंशन चाहिए, ना उसे कोई चिंता, ना कोई उसे स्ट्रेस होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, कुंठा भी नहीं होनी चाहिए। इन सभी से बचने के लिए व्यक्ति क्या करता है, एक उपाय सोचता है और समायोजन स्थापन करने की कोशिश करता है। तो यही मानसिक मनोरचनाएं हो जाती हैं आपकी। जितने भी मानसिक रोग हैं उनसे बचने का एक उपाय आपका है मानसिक मनोरचनाएं होती हैं। अब देखिएगा मानसिक मनोरचनाओं के कौन कौन से प्रकार हैं, ताकि हम जितने भी कुंठा, तनाव और चिंताएं वगैरह हैं, जितने भी मानसिक रोग हैं उनसे बच सकें, उनके साथ समायोजन स्थापित कर सकें। तो देखो समायोजन के जितने भी प्रत्यक्ष उपाय हैं मानसिक मनोरचनाओं के, उन्हें हम पढ़ रहे हैं। तो मानसिक मनोरचना को ही आप समायोजन तंत्र कहते हो। एक तरीके से समायोजन ही हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से उपाय हैं समायोजन करने के। सबसे पहले आते हैं आपके प्रत्यक्ष उपाय कौन कौन से हैं समायोजन के। तो देखो भाई, एक तो बात है कि बाधाओं को खुद ही दूर कर दो, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दो कि बाधा आए ही नहीं। दूसरी है भाई बाधाओं से हट जाओ, पलायन कर जाओ, दूर हट जाओ, अन्य मार्ग खोज लो।
तीसरा होता है लक्ष्य से प्रतिस्थापन, यानी लक्ष्य से लौटना, लक्ष्य की ओर आगे न बढ़ना। चौथा है आपका विश्लेषण एवं निर्णय, बाधाओं से बचने के लिए और जितने भी विश्लेषण हैं, निर्णय लेना इत्यादि उपाय समझे जा सकते हैं। वही कुछ कुछ अप्रत्यक्ष उपाय भी होते हैं, जैसे कि दमन। दमन होता है बलपूर्वक भुलाना, कोई बात है उसे दबा लेना मन में और फुल कोशिश करना कि मैं इसे भूल जाऊं, बलपूर्वक ही उसे भुला लेना। आप सफल नहीं हुए हैं तो उसका दमन आपने कर लिया है, बलपूर्वक बातें भुला ली हैं। वही होता है उसके, इसका जैसा नाम होता है एक समन। समन होता है दोस्तों कष्टदायी बातों को भूलना, जो हमें दुख पहुंचाती हों, वो कष्टकारी जितनी भी बातें हैं उनको भूलना आपका समन होता है, जबकि बलपूर्वक भूलना आपका दमन होता है। आप इनको कैसे याद रखोगे, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। देखो दम मन दामन, तो यहाँ पे दम शब्द आ रहा है, तो भाई दम को ही हम बल भी तो कहते हैं, जिसमें दम होगा वही तो बल लगाएगा, तो वही बलपूर्वक हो गया। वही समन है आपका, तो आप इसे स्पष्ट याद ही रख सकते हो। आपको तो बस दमन से याद रखना है बल। वही आपका अगला हो गया प्रक्षेपण। प्रक्षेपण क्या होता है? अपनी असफलता को दूसरे पर थोपना, प्रक्षेपण करना, समझ रहे हो? दूसरों पर अपनी खोट जो बात है उसको दूसरों पर थोपना। आपने कोई गलती कर दी, बेमतलब में आप अपने छोटे भाई पर उस गलती को थोप रहे हो, दूसरे पर गलती थोप रहे हो, या यही प्रक्षेपण होता है। कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक व्यक्ति है जो नाच नहीं जानता है तो बोल रहा है कि आंगन ही टेढ़ा है। ये आपका प्रक्षेपण का एक उदाहरण है। बाकी हम सभी को पढ़ेंगे, लेकिन एक बार उपाय के जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। अगला होता है प्रतिगमन। प्रतिगमन होता है पूर्व की स्थिति की ओर लौटना, यानी कोई स्थिति जब शुरू में आपने उसे स्टार्ट किया था किसी काम को, तो वहाँ से आप जब लक्ष्य की ओर बढ़े, बाद में आपको सफलता मिली, तो आप प्रतिगमन कर रहे हो, पूर्व की स्थिति की ओर लौट रहे हो, जब से आपने उस काम को स्टार्ट ही किया था, या फिर आप पूर्व की स्थिति में ही आ जाते हो। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो कि कभी कभार हम बच्चों जैसी हरकत कर लेते हैं। ये उदाहरण आपको आगे हम विस्तारित रूप से पढ़ा देंगे, लेकिन आप सबसे पहले इनको प्रकार को ही देख लेते हैं। देखो दमन हो गया, समन हो गया, प्रक्षेपण हो गया, प्रतिगमन हो गया। अब देखो पृथक्करण क्या होता है? परेशानी आने पर स्थान बदल लेना। पृथक जो भी आपका पृथक्करण है, यानी स्थान ही बदल लेना, अपना मार्ग ही चेंज कर लेना। आश्रित होना क्या होता है? डिपेंड, दूसरे पर निर्भर रहना, यही आश्रित होना हो गया। विस्थापन क्या होता है? अपने आक्रोश को कमजोर पर थोपना। और अगला होता है तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन। अगला होता है दिवास्वप्न। एक एक को हम पढ़ लेंगे दोस्तों, लेकिन पहले देख लीजिएगा। दिवास्वप्न, मन तरंग, कल्पना प्रवाह है, मतलब कल्पना प्रवाह है, दिवास्वप्न यानी दिन में सपने देखना इत्यादि। आगे है औचित्य स्थापन, यानी युक्तिकरण और तर्क संगतिकरण। अगला है विपरीत रचना, प्रतिक्रिया निर्माण, वही शोधन, मार्गांतिकरण, शुद्धिकरण, व्यवधातीकरण। अब एक एक को देख लेते हैं दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं कर पाएंगे। देखो कुछ प्रत्यक्ष विधियाँ हो गई, इन पर नज़र देख लो। ये आपकी अप्रत्यक्ष विधियाँ हो गई। एक एक को हम पहले पढ़ लेते हैं। पहले हम प्रत्यक्ष जितनी भी विधियाँ हैं उनको देख लेते हैं। हम दोस्तों ये समायोजन के जो प्रकार हैं, तंत्र के जो प्रकार हैं समायोजन के, उनको हम, उनके उपाय को हम देख रहे हैं। देखिएगा पहले दमन है, तो देखो कटु अनुभूतियों, यानी कड़वी जो अनुभूतियाँ थी हमारी, हमारी पुरानी यादें थी जो कठिन
कष्टदायी बातें थी, दुखद बातें थी, अतृप्त इच्छाएं थी, उनको बलपूर्वक भुला देना। बल और दम, ये शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हो। समन, कष्टदायी बातों को जानबूझकर भुला देना। एक तो बलपूर्वक भुला देना, एक कष्टदायी बातों को जानबूझकर भुला देना। वह चेतन स्वीकरण समन कहलाता है। दूध वाले से उदाहरण से समझोगे दोस्तों आप, देखिएगा। समन, दूध वाले से झड़प हो जाने पर या फिर झगड़ा हो जाने पर यह कहना कि छोड़ो, हुआ सो हुआ, ये आपका समन हो गया। कष्टदायी बातों को जानबूझकर भूलना। अगला है प्रक्षेपण। क्या है देखिएगा। अपनी असफलता का दोष किसी और पर लगाकर अपने आप को संतुष्ट कर लेना। वही बात आ गई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक क्रिकेट खिलाड़ी बार बार अपने बल्ले की तरफ यह संकेत देता है कि उसके ठीक प्रकार से न खेलने के कारण यह बेकार सा बल्ला है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अब बोल रहा है कि वो ठीक नहीं खेल पा रहा है क्योंकि उसका बल्ला ही खराब है। यह आपका प्रक्षेपण हो गया। अपना जितने भी असफलता का कारण है उसे दूसरों पर थोपना। अगला है प्रतिगमन। अगला देखिए प्रतिगमन, इसे अब यहाँ समझिए उदाहरण से सही ढंग से। जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है, उससे बचने के लिए व्यक्ति अपनी पूर्व की स्थिति की ओर लौट जाता है। यही प्रतिगमन कहलाता है। उदाहरण देखो, एक वयस्क बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना। हाँ, मतलब एक समझ सकते हो, एक कोई युवा है, उसका बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना, यानी जब भी वो रो रहा है तो बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा है, अपने पूर्व की स्थिति में आ रहा है। एक लड़की का वापस आने पर पीहर आकर अपनी माँ की गोद में सिर रख कर सो जाना, यानी बच्चे वाली हरकत करना। जिस प्रकार वो हल्की सी थी, छोटी सी थी, जब अपने माँ की गोद में सोती थी, तो अब वो बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी जब भी अपने ससुराल से वापस अपने पीहर आती है तो अपनी माँ की गोद में लेट जाती है, सिर रख कर सोती है, यानी अपनी पूर्व वाली स्थिति में आ रही है। अगला है देखो पृथक्करण। जो स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है, जो स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है यानी दुख पहुंचाती है, तनाव दे रही है, उस स्थिति से अपने आप को अलग कर लेना, पृथक ही कर लेना, अलग ही कर लेना। साथियों द्वारा परेशान किए जाने पर अपना स्थान बदल लेना, ये आपका पृथक्करण हो गया। अगला उदाहरण देखो पृथक्करण का। घर में लड़ाई झगड़ा होने पर थोड़ी देर के लिए उठकर या बाहर चले जाना, खड़े होकर बाहर चले जाना। अगला देखो आश्रित होना, यानी दूसरे पर डिपेंड होना और दूसरों पर निर्भर रहना। कर्महीन व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर होकर समायोजन स्थापित कर लेता है, और एक असफल व्यक्ति पूरी तरीके से सफल व्यक्ति पर निर्भर होकर समायोजन स्थापन कर लेता है। विस्थापन क्या है? अपने आक्रोश को किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु पर उतारना, अभिव्यक्त करना जो कमज़ोर हो, जिसे आक्रमण की कोई उम्मीद नहीं है, जिससे आक्रमण की हमें कोई आशा ही नहीं है। विस्थापन कई उदाहरण से हम समझ लेते हैं। दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। अपने आक्रोश को किसी ऐसे वस्तु या व्यक्ति पर उतारना जो कमज़ोर हो, जिससे हम आक्रमण की कोई आस नहीं कर सकते। अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर जाकर अपने छोटे भाई बहनों को पीटना। एक बच्चा है जो अध्यापक से स्कूल में पिटा है और घर जैसे छुट्टी होने पर गया है, तो जैसे ही उसे कोई ज़्यादा कैड़ा बोलता है, उससे कड़वी बातें करता है, तो अपना गुस्सा वो अपने छोटे भाई पर उतारता है, अब छोटी बहन पर उतारता है। दूसरा उदाहरण देखो, माता पिता द्वारा मार पड़ने पर बगीचे में जाकर फूलों को तोड़ तोड़ कर फेंकना, गुस्सा करना,
निर्बल चीज़ों पर, कमज़ोर चीज़ों पर। यही बात है आपका विस्थापन। अगला है तादात्म्यीकरण। दोस्तों, आप नामों में कन्फ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है आपको परिभाषाएं पूर्ण रूप से आपके मस्तिष्क में स्थायी हो रही हैं, लेकिन इन शब्दों में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये परिभाषा किस शब्द के लिए थी, ये परिभाषा किस शब्द के लिए थी। इनको जरूर याद कर लेना, लेकिन आपको ट्रिक से भी पढ़ना होगा, तभी याद कर पाओगे। जिस प्रकार से हमने बल को पढ़ा था, तो देखिएगा बल की एक ट्रिक बताई थी। अब देखिएगा अगला है तादात्म्यीकरण। समायोजन स्थापन करने के लिए व्यक्ति अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित करके देता है जिसे समाज में कोई पद हो, प्रतिष्ठा प्राप्त हो। वह व्यक्ति ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुसरण करने लगता है। मतलब व्यक्ति खुद मतलब असफल है उस कार्य में, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देता है, यानी कोई व्यक्ति में कोई खोट है या फिर दोष है और वो असफल हो गया है, या फिर जब भी कोई उससे कोई पूछता है या फिर उसके घर वाले पूछते हैं, उदाहरण के लिए आप समझो एक बच्चा है, वो पढ़ने नहीं जा रहा है या फिर स्कूल नहीं जा रहा है, तो वो उदाहरण किसी ऐसे या फिर हीरो का दे देता है, एक्टर का दे देता है कि देखो वो फलाना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और आज कितना महान व्यक्ति बन गया है। एक तरीके से आप इन उदाहरणों से भी इसे समझ सकते हो। मैंने एक छोटा सा आपको बस उदाहरण ही दिया है। यानी किसी प्रतिष्ठित जो भी फेमस व्यक्ति है उसके साथ उसका तालमेल स्थापित करके बताता है, अपने आप को उस जैसा बताने की कोशिश करता है। दिवा स्वप्न क्या था है, सीधी बात है, हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है उनको कल्पनाओं में इच्छा पूर्ति करना, दिन में सपने देखना। जिन चीज़ों की उसकी इच्छा पूर्ति नहीं, भाई देखो एक व्यक्ति है कभी लैम्बोर्गिनी में नहीं बैठा है और मन ही मन में सोच रहा है कि मैंने लैम्बोर्गिनी खरीद ली, अब मैं उसे बढ़िया सी स्पीड पे भजा रहा हूँ, ड्रिफ्ट मार रहा हूँ, ये बोलता है मन ही मन में सपने सोच रहा है। उदाहरण ही आ गया देखो आपके सामने। कार की इच्छा पूरी नहीं होने पर एक व्यक्ति अपनी कल्पनाओं में इच्छित कार में घूमकर अपनी प्रेमिका के साथ लोगों की सलाह में लेता हुआ घूम फिर रहा है। अगला है जिसकी शादी नहीं होती वह कल्पनाओं में दूल्हा बन जाता है, डीजे की धुन पर नाचने लगता है। ये आपका देवा स्वप्न होगा दोस्तों। देवा स्वप्न आपने पढ़ लिया, दिन में सपने देखना, तादात्म्यीकरण को जरूर याद रखना। एक ट्रिक से याद रखना, मैंने बताई ट्रिक क्या, कि भाई हीरो की तरह समझता है, हीरो को उदाहरण देता है, किसी फेमस व्यक्ति का उदाहरण देता है, ये तादात्म्यीकरण समझ लो। और बाकी तो सरल हैं, इतना ज़्यादा आप कंफ्यूज ना होगे। जैसे कि विस्थापन है, अपना आक्रोश है उसे किसी कमज़ोर पर उतारना, विस्थापन हो गया। एक प्रतिगमन था, पूर्व की स्थिति में लौटना, तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो अगला है औचित्य स्थापन। किसी भी कारण से जो पद या वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती उसमें दोष निकाल कर समायोजन स्थापन कर लेना। उदाहरण के लिए आप समझो भाई, देखो जैसे आपने एक कहानी पढ़ी थी वो लोमड़ी वाली, तो उसे जैसे ही अंगूर दिखे तो वो उन पर झपटने लगी, बार बार प्रयास किए लेकिन उन तक नहीं पहुंची, और बाद में भाई लोमड़ी ने ही अंगूरों में खोट लगा दिया, दोष लगा दिया कि ये अंगूर तो खट्टे हैं, इन्हें मैं पाना ही नहीं चाहती। वही बात है, देखो कैसे। और इस उदाहरण ही आ गया आपके सामने, अंगूर खट्टे और नींबू मीठे इत्यादि वगैरह। जैसे कि उदाहरण की समझो, देखो नौकरी में सफलता नहीं मिल पाने पर व्यक्ति कहता है कि इस नौकरी में रखा ही क्या था जो मैं इसके लिए उचित रूप से प्रयास करता। भाई एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है, सफलता नौकरी नहीं मिली, और बाद में जब नौकरी नहीं मिली तो लोगों के पूछने पर वो कहता है मैं इस नौकरी के लिए प्रयास नहीं करूँगा, ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। सीधी बात है,
एक बैंक क्लर्क प्रमोशन नहीं होने पर कहता है कि अच्छा हुआ मैं मैनेजर नहीं बना, मैं तो फंस ही जाता। अभी देखो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपने तो मज़े ही मज़े हैं। वैसे मन में तो वो मैनेजर बनना चाह रहा था लेकिन बन नहीं पाया। तो यही वो अपने आप में औचित्य स्थापन कर रहा है। इस शब्द को आप बैंक मैनेजर वाले उदाहरण से याद जरूर कर लेना, औचित्य स्थापन कर लेना। खट्टे अंगूर से भी आप याद रख सकते हो। अगला है विपरीत रचना। कभी कभी व्यक्ति की इच्छाएं व आवश्यकताएं इस प्रकार की होती हैं कि उन्हें सामाजिक रूप से व्यक्त करना व्यक्ति के अपने हित में नहीं होता है। इससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है और खतरा रहता है उनके सम्मान का। इसलिए व्यक्ति विपरीत रचना रचकर समायोजन स्थापित कर लेता है। इसे उदाहरण से समझो भाई लोगों, देखो एक सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी के प्रति नफरत को अपने अंदर ही अंदर बंद करके रखती है। इसके विपरीत प्यार का झूठा प्रदर्शन करती है। एक सौतेली माँ है अपनी बेटी से, वैसे तुम मन में तो भाई नफरत कर रही है लेकिन एक दिखावा करती है और प्यार करने का झूठा नाटक करती है। यही आपका विपरीत रचना, यानी मन में तो गुस्सा है, नफरत है, लेकिन दिखावा प्यार का कर रहा है। यानी विपरीत होना, स्थितियों का विपरीत होना, मन में कुछ होना और दिखावा कुछ और करना, विपरीत होना, यही आपका विपरीत रचना हो गई। अब देखो अगला है उदाहरण, बुजुर्ग के प्रति सम्मान भावना नहीं होने पर भी सम्मान प्रकट करना। अगला देखो शोधन। शोधन को याद जरूर रखना। असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियों में परिवर्तित कर समायोजन स्थापन करना। असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियों में परिवर्तित कर समायोजन स्थापित कर लेना। एक उदाहरण से समझो दोस्तों। एक बालक है जो लड़ाई झगड़ा करता है, निर्भीक है, बहादुर है। उसको खिलाड़ी, मुक्केबाज, पहलवान आदि के रूप में प्रतिष्ठित होना। यानी एक ऐसा बच्चा है जो शैतान है, लड़ाई झड़ाई करता है भाई दोस्तों, लड़ता है झगड़ता है बार बार। और साथ में ही दोस्तों ये तो उसका अवगुण हो गया कि वो लड़ाई झड़ाई कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, बार बात बात पे लड़ता है। लेकिन साथ ही उसमें कुछ गुण भी हैं। क्या गुण हैं? वो निर्भीक है, यानी किसी से नहीं डरता है, वो बहादुर है। तो ऐसा ही बच्चा जब कोई खिलाड़ी बन जाए, यानी निर्भीक होने के कारण, बहादुर होने के कारण वो खिलाड़ी बन जाए, मुक्केबाज बन जाए या फिर पहलवान ही बन जाए, तो वो एक तरीके से फेमस हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए। तो वही बालक एक तरीके से अपने अवगुण होने के बावजूद भी उन ही गुणों के माध्यम से वो संशोधन उनमें कर लेता है। अगला उदाहरण है तुलसी जी की अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति आसक्ति व राम आसक्ति में बदलना। यानी उन तुलसीदास जी की जो पत्नी थी वो राम भगवान को नहीं मानती थी और मतलब आसक्ति थी बिल्कुल उनके प्रति। तो उनकी ही वो राम आसक्ति में बदलना, राम भगवान के प्रति उनका मन बदलना, रामचरित मानस भी उनके द्वारा लिखना, ये भाव बढ़ जाता है। क्षतिपूर्वक उपाय। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं क्षतिपूर्वक उपाय को। अब हमने प्रत्यक्ष उपाय भी पढ़ लिए, प्रत्यक्ष उपाय भी पढ़ लिए। अब भाई देखो अगला है क्षतिपूर्वक उपाय, जो हम समायोजन तंत्र के जो मानसिक और मनोरचनाओं के जो प्रकार हैं उनको पढ़ रहे हैं, उपायों को पढ़ रहे हैं। तो उन समायोजन तंत्र के उपायों में अब हम पढ़ रहे हैं क्षतिपूर्वक उपायों को। देखो भाई, जिस क्षेत्र में व्यक्ति कमजोर है उसकी क्षतिपूर्ति किसी अन्य क्षेत्र में या अन्य साधन के माध्यम से कर लेना ही क्षतिपूर्ति समायोजन होता है। एक उदाहरण होता है। उपाय कैसा होता है देखिए एक उदाहरण से। कम लंबाई वाली लड़की
ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर समायोजन स्थापित कर लेती है। एक लड़की है जिसकी लंबाई कम है दोस्तों, लेकिन वो क्या करती है, ऊंची एड़ी के सैंडल पहन लेती है। दूसरा उदाहरण समझो, ये तो उसका समायोजन हो गया। और दूसरा उदाहरण ये है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालक जब कक्षा में पहले स्थान पर आ जाए, यानी टॉपर बन जाए, तो वह भी समायोजन स्थापित कर लेता है। आगे देखो दोस्तों, अगले उपाय हैं आपके आक्रामक उपाय। अपने क्रोध को हिंसात्मक तरीके से अभिव्यक्त करना ही आक्रामकता कहलाती है। यानी अब जब भी कोई व्यक्ति है उसको गुस्सा आ रहा है तो वो हिंसा करता है, हिंसात्मक रूप से अपनी गुस्सा को प्रकट करता है, और यही जो प्रकट करना, गुस्सा प्रकट करना, यही आक्रामकता कहलाती है। भाई दोस्तों, इसके दो प्रकार होते हैं। जो आपकी आक्रामकता है या जितने भी ये उपाय हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। आक्रामकता के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है रक्षक और दूसरा है भक्षक। रक्षक में देखो और भक्षक को हम पढ़ेंगे। किसी के अनुचित व्यवहार या असामाजिक तत्वों के प्रति आक्रामक रोक रखना ही आपका ये रक्षक कहलाएगा। क्योंकि देखो, जब भी कोई अनुचित व्यवहार कर रहा है, असामाजिक तत्व है, तो उसके प्रति हम आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं, उसके प्रति हम हिंसा कर रहे हैं, यानी अनुचित व्यवहार करने वाले असामाजिक तत्व को हम उनसे अपनी रक्षा कर रहे हैं आक्रामक रूप अपनाकर। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी को चोट पहुंचाना, उसका शोषण करना, ये उचित नहीं है। इससे अपराध की भावना जन्म होता है और क्रोध के वशीभूत बनकर भक्षक बन जाता है। तो भाई देखो, रक्षक की परिभाषा तो ये हो गई, कोई गलत व्यवहार कर रहा है, असामाजिक तत्व है, वो आप पर भी अटैक कर देता है, तो उसके प्रति जब हम हिंसा करते हैं, आक्रामक व्यवहार अपनाते हैं अपनी रक्षा के लिए, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपनी उसी शक्ति का प्रयोग हम जब अनावश्यक रूप से करें, दूसरों को बिना मतलब के ही चोट पहुंचाएं, उनका शोषण करें, तो ये बात बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे अपराध की भावना को जन्म होता है, हमारे अपराध में प्रवृत्ति होती है, बढ़ोतरी अब होती है अपराध में। क्रोध के वशीभूत व्यक्ति भक्षक बन जाता है, वो दूसरों को नुकसान ही नुकसान करता है और स्वयं का भी नुकसान कर लेता है। ये भक्षक की परिभाषा हो गई। ये आप आक्रामकता के दो प्रकार हो गए, रक्षक भक्षक। अगला देखो, समायोजन प्रतिमान आधार। समायोजन प्रतिमान, तो इसमें हम दोस्तों सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जितने भी आपके समायोजन के प्रतिमान है उनमें सबसे पहले देखो, सिगमंड फ्राइड के अनुसार आपका समायोजन प्रतिमान या समायोजन आधार क्या होता है, देखिएगा। अचेतन मन, अहम, जिसे हम ईगो कहते हैं, व लिबिडो प्रवृत्ति समायोजन के आधार होते हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन, अहम व लिबिडो, ये प्रवृत्ति जो है ये समायोजन के प्रकार हैं, इनके ही ये समायोजन के ही आधार हैं और प्रतिमान हैं। अचेतन मन हो गया, आपका ईगो हो गया, और आपका लिबिडो प्रवृत्ति हो गया। ये सब इन तीनों को ही सिगमंड फ्राइड ने समायोजन प्रतिमान बताया है, समायोजन का आधार बताया है, अचेतन मन, अहम और लिबिडो। वही एडलर ने क्या कहा है दोस्तों, देखिएगा। एडलर ने क्या कहा है, श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार है। श्रेष्ठता, श्रेष्ठ होना, श्रेष्ठता प्राप्त करना, यही एडलर के अनुसार हमारा समायोजन का प्रतिमान है, यही हमारा समायोजन का आधार है, श्रेष्ठता प्राप्ति एडलर के अनुसार।
जुंग के अनुसार आत्म सिद्धि समायोजन का आधार है। दिल, भावनाएं, दिमाग, हमारा जो विचार है, उनमें संतुलन बनाए रखना ही आत्म सिद्धि होता है। आत्म सिद्धि की भी परिभाषा दोस्तों देखिएगा, हमारा दिल, हमारा दिमाग, उनमें जब संतुलन हो तो ही आत्म सिद्धि होती है। और आत्म सिद्धि के समायोजन का प्रतिमान बताया है, समायोजन का आधार किसने बताया है आत्म सिद्धि को? जुंग ने आत्म सिद्धि को समायोजन का आधार बताया है। एडलर ने श्रेष्ठता को समायोजन का आधार बताया है। सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन, अहम और लिबिडो प्रवृत्ति को समायोजन का आधार बताया है। एडलर ने श्रेष्ठता को, जुंग ने आत्मसिद्धि को। ये आपका समायोजन के प्रतिमान हो गए, समायोजन के आधार हो गए। अब देखिएगा स्वप्न। सिगमंड फ्राइड के अनुसार स्वप्न अचेतन मन का प्रतिरूप है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो हमारा सपना होता है वो हमारे अचेतन मन का प्रतिरूप होता है। एडलर के अनुसार स्वप्न क्या है? हमारे चेतन मन का प्रतिरूप होता है। जबकि जुंग के अनुसार हमारा जो स्वप्न होता है वो चेतन मन, अचेतन मन व अर्धचेतन, इन तीनों का ही प्रतिरूप होता है। यहाँ पे नोट लिखा है, सिगमंड फ्राइड के विचार को प्रमुखता दी गई है। तो देखो स्वप्न के बारे में तीनों मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है दोस्तों, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पहले फ्राइड ने जी ने क्या कहा है, सिगमंड फ्राइड ने, कि स्वप्न हमारे अचेतन मन का प्रतिरूप होता है। एडलर के अनुसार हमारे चेतन मन का प्रतिरूप होता है। जबकि जुंग भाई साहब ने इन तीनों ही मनों को बता दिया है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, इन तीनों का ही प्रतिरूप हमारा स्वप्न होता है। दोस्तों सिगमंड फ्राइड का जो विचार है कि भाई हमारे अचेतन मन का प्रतिरूप होता है सपना, यही प्रमुख रूप से इसको ही प्राथमिकता हम दे सकते हैं, यही महत्वपूर्ण है और यही आपका पॉपुलर है वर्तमान में। अब देखो आगे आपका ये चैप्टर है बुद्धि, इसको हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको इस पीडीएफ का नोट्स चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हो कि gurjarclasses.com हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर नोट्स के सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगी। डायरेक्ट लिंक भी कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बुद्धि को पढ़ने वाले हैं।